हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। केमिस्ट्री की ऑनलाइन क्लास में आप सब बच्चों का हार्दिक स्वागत है। मैं उम्मीद करता हूं आप घर पे सेफ होंगे और सुरक्षित होंगे भाई, और जो आपको पढ़ाया जा रहा है वो भी आपको कंप्लीट समझ में आ रहा होगा भाई। देखो भाई, हम जो बात कर रहे थे वो बात कर रहे थे चैप्टर फर्स्ट। उस चैप्टर का नाम था सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, और मैंने आपसे कहा था ये चैप्टर आपकी केमिस्ट्री का पिलर है। इस पिलर को आपको मजबूत करना है ताकि अब जब इसके ऊपर हम केमिस्ट्री का मकान बनाएंगे तो मकान की क्या हो, अपने पास कंप्लीट मजबूती हो। तो ये अपने पास क्या है, केमिस्ट्री का पिलर है। इसलिए इस पिलर को हम तरीके से मजबूत कर रहे हैं भाई, चाहे हमारा टाइम कितना लग जाए, लेकिन हमको इस केमिस्ट्री के पिलर को क्या करना है भाई, मजबूत करना है। और उसमें मैं आपकी हेल्प कर ही रहा हूँ। जो भी आपको पढ़ाया जाता है उसको आप घर पे तुरंत रिवाइज करें, उसे लिख कर याद करें। अपने आप ही आपकी कॉन्सेप्ट के अंदर जो अप्रोच है, आपकी जो तरीके हैं, वो अपने आप ही क्या हो जाएंगे, बेटर हो जाएंगे भाई। लेकिन डेफिनेशन को पढ़ के भाई अप्रोच करें, तरीके से पढ़ें। जो भी फिर भी अगर आपको डाउट आता है तो आप मुझसे पर्सनली शेयर कर सकते हैं। ये बात मैं हर लेक्चर में आपसे कहता हूं भाई। अगर कोई डाउट आता है आपको तो आप मुझसे तुरंत पूछिए, ठीक है। क्योंकि अभी तक मैंने आपको एक सिंपल एक्सरसाइज दी थी। अब हम जब मोल पढ़ लेंगे तो मोल के ऊपर हम आपको एक्सरसाइज देंगे और उसको आपको सोल्व भी करना पड़ेगा। उसमें मैं आपकी हेल्प भी करूंगा। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो बताया मैंने आपको, आप मुझसे पूछ सकते हो। लेकिन भाई कोशिश जरूर करना, ठीक है। बिना बात की हम अपने लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं। हम बात कर रहे थे भाई मोल कॉन्सेप्ट के बारे में, और हमने कहा कि मोल क्या है, किसी भी पदार्थ की वह मात्रा जिसमें आवोगाद्रो नंबर के अवयवी कण होते हैं उसे बोलते हैं उसका एक मोल। यानी एक मोल में कितने अणु होंगे, आवोगाद्रो संख्या के बराबर। और वो आवोगाद्रो संख्या कितनी थी भाई, 6.022 इंटू 10⁻23। क्लियर बात है। फिर हमने कहा कि हम मोल को 3 टर्म में लिख सकते हैं। उसको हम पार्टिकल के रूप में लिख सकते हैं, हम उसको मास के रूप में लिख सकते हैं, हम उसको वॉल्यूम के रूप में लिख सकते हैं। यानी हम मोल को अवयवी कण के रूप में लिख सकते हैं, उसे भार के रूप में लिख सकते हैं, और उसे आयतन के रूप में लिख सकते हैं। पहली बात की मैंने अवयवी कण की, मैंने कहा एक मोल में n अवयवी कण होते हैं। क्लियर बात है। और अवयवी कण हमारे पास परमाणु भी हो सकता है, अणु भी हो सकता है, और आयन भी हो सकता है। क्लियर बात है। फिर मैंने कहा कि एक मोल अवयवी कणों का जो भार है वो कहलाता है उसका मोलर मास। अगर आपके पास अवयवी कण परमाणु है तो उसका जो भार कहलाएगा वो कहलाएगा ग्राम परमाणु भार, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं ग्राम एटॉमिक मास। या उसे आप बोल सकते हो 1 ग्राम एटम। मैंने बताया था 1 ग्राम एटम का मतलब क्या होता है, 1 मोल एटम, जबकि 1 ग्राम ऑफ एटम का मतलब क्या है, क्वांटिटी। क्लियर बात है। फिर अगर मान लो अवयवी कण आपके पास परमाणु है उसे बोलोगे आप ग्राम अणुभार। अगर अवयवी कण आपके पास अणु है उसे बोलोगे आप ग्राम अणुभार, या उसे बोल सकते हो आप ग्राम मोलिकुलर मास। अगर मान लो अवयवी कण आपके पास आयन है तो उसका जो मोलर मास आएगा उसे आप बोलोगे ग्राम सूत्रभार, या इंग्लिश में बोलेंगे ग्राम फॉर्मूला मास। बात क्लियर है। फिर मैंने आपको यह बताया था, अगर मान लो ऐसे लिखा हुआ है 1 ग्राम एटम तो समझ लेना कह रहा है 1 मोल एटम। अगर मान लो लिखा हुआ है 1 ग्राम ऑफ एटम, समझ लेना वो मोल नहीं है, वो मात्रा है। जैसे मैं कहूं मेरे पास 1 ग्राम परमाणु है, मतलब मेरे पास कितने परमाणु है, 1 मोल परमाणु। और मैं कहूं मेरे पास परमाणु का 1 ग्राम है, मेरे पास परमाणु की क्या है भाई, 1 ग्राम मात्रा है, मोल नहीं है। बात क्लियर है। फिर मैंने आपको कहा कि मोल को आप वॉल्यूम के रूप में लिख सकते हो। अगर भाई आयतन की बात की थी तो मैंने आपके सामने लिखा था आदर्श गैस समीकरण PV = nRT। तो V का मतलब होगा nRT/P। और मैंने कहा जब आप NTP कंडीशन लगाते हो, नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर, या STP स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, तो आपके पास टेम्परेचर कितना होता है भाई, 273 केल्विन, और प्रेशर कितना होता है आपके पास, 1 atm। जब इस वैल्यू को आप यहां पुट करोगे तो आपके पास वॉल्यूम कितना आ जाएगा, 22.4 लीटर। कितना आ जाएगा, 22.4 लीटर। मतलब ये 1 मोल गैस का आयतन जो होता है वो कितना होता है भाई, 22.4 लीटर। कितना होता है भाई, 22.4 लीटर। इसको हमको उपयोग में लेना है। हमको जब मोल के क्वेश्चन सोल्व करने पड़ेंगे तब इस आयतन की रिक्वायरमेंट पड़ेगी भाई। तो आप ध्यान रखना 1 मोल गैस का आयतन कितना होता है भाई, 22.4 लीटर। ये बात मैंने पिछले वाले लेक्चर में आपसे की थी। इसके अलावा मैंने आपको एटॉमिक मास और ग्राम एटॉमिक मास, एटॉमिक मास और ग्राम एटॉमिक मास में डिफरेंट बताया था। मैंने कहा था एटॉमिक मास क्या होता है, एक परमाणु का भार कहलाता है एटॉमिक मास, यानी मास ऑफ 1 एलिमेंट, यानी एक परमाणु का जो भार होगा वो कहलाएगा एटॉमिक मास। और एटॉमिक मास को इससे दिखाते हैं हम AMU से, या दिखा सकते हो आप U से, या दिखा सकते हो आप ग्राम से भी। लेकिन ध्यान रखना ये 1 ग्राम है, 1 ग्राम ऑफ एटम नहीं है। अगर 1 ग्राम ऑफ एटम हो जाता तो क्या हो जाता भाई, ग्राम एटॉमिक मास। बात समझ में आ रही है ना। इसे दिखाते हैं हम AMU से, या अब जो दिखाते हैं हम U से। U होता है यूनिफाइड मास। ये मैंने आपको पिछले वाले लेक्चर में बताया था भाई। फिर मैंने कहा ग्राम एटॉमिक मास क्या है भाई, एक एटम का मास AMU है
तो मैं कहूंगा एन एटम का मास, यानी 1 मोल एटम का जो भार है वो कहलाता है ग्राम एटॉमिक मास, यानी 1 मोल परमाणु का जो भार है वो कहलाएगा ग्राम एटॉमिक मास। या मैं कह सकता हूं 1 मोल एटम का मास, यानी 1 मोल परमाणु का भार, या कह सकते हो 6.022 इंटू 10⁻23 परमाणु का भार, क्योंकि आप जानते हो Na में कितने अवयवी कण होते हैं, इतने, तो इसका जो परमाणु भार होगा उसे आप बोलोगे ग्राम परमाणु भार। और मैंने कहा था कि जब भी आप AMU को ग्राम में लिखोगे तो क्या बन जाएगा, ग्राम एटॉमिक मास। क्यों कहा था, मैंने आपसे बताया था कि 1 ग्राम किसके बराबर होता है, 6.022 इंटू 10⁻23 AMU। आप जानते हो ये संख्या किसके बराबर होती है, Na के, और ये हमारे पास है AMU। मतलब अगर हम आवोगाद्रो संख्या को अगर हम AMU से मल्टीप्लाई कर दे तो सीधा क्या हो जाएगा हमारे पास, ग्राम। तो मैं आपसे, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि हाइड्रोजन का एटॉमिक मास होता है 1 AMU। अब मान लो इसको मैं अगर, भाई ये तो हाइड्रोजन की एक परमाणु का भार है ना, भाई ये तो हाइड्रोजन की एक परमाणु का भार है, मुझे चाहिए Na परमाणु का, तो मैं इसे किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा, Na से। और जब आप Na को AMU से मल्टीप्लाई करोगे, बताओ ग्राम बनेगा नहीं बनेगा। तो मैं कहूंगा अगर मुझे हाइड्रोजन के 1 मोल परमाणु का भार चाहिए तो क्या हो जाएगा भाई, 1 ग्राम। कितना हो जाएगा भाई, 1 ग्राम। इसके द्वारा मैं आपको समझाया भी था, अगर मान लो कोई आपसे ये कह रहा है कि हाइड्रोजन का 1 AMU है या हाइड्रोजन का 1 ग्राम है, तो आप अगर AMU बोल रहा है तो कह देना वो हाइड्रोजन के 1 परमाणु का भार है। अगर वो 1 ग्राम वो हाइड्रोजन बोल रहा है, 1 ग्राम हाइड्रोजन अगर वो बोल रहा है तो कह देना वो हाइड्रोजन की 1 मोल परमाणु का भार है। बात समझिए, वो कह रहा है हाइड्रोजन का 1 AMU तो कह देना हाइड्रोजन की 1 परमाणु का भार है। वो कह रहा है 1 ग्राम हाइड्रोजन तो समझ जाना वो हाइड्रोजन के 1 मोल परमाणु का भार है। बात क्लियर है, ये बात थी पिछले वाले लेक्चर की। अब मैं आपको समझाना चाहता हूं मोलिकुलर मास और ग्राम मोलिकुलर मास। क्या समझाएंगे अब आपको, एक तो समझाएंगे मोलिकुलर मास और एक समझाएंगे ग्राम मोलिकुलर मास। ग्राम मोलिकुलर मास, इसे हिंदी में बोलते हैं ग्राम अणुभार। क्या बोलते हैं भाई, ग्राम अणुभार। एक एक टर्म को पढ़ेंगे तरीके से हम बात कर रहे हैं ग्राम अणुभार की। सिंपल बात हुई भाई, आपने जब मोलिकुलर मास पढ़ा था, आपने जब अणुभार पढ़ा था, तो मैंने आपको परिभाषा बताई थी कि किसी भी अणु में उपस्थित कुल परमाणु का जो भार है उसे बोलते हो आप उसका अणुभार। ये बताया था कि किसी भी अणु में उपस्थित कुल परमाणु का जो भार है उसे बोलते हैं उसका अणुभार। यदि उसी अणुभार को मैं ग्राम में लिख दूं, क्योंकि आप जानते हो भाई अणु किससे मिलकर बना है, परमाणु से, और परमाणु के भार की इकाई क्या होती है, AMU, एटॉमिक मास यूनिट, पता है ना भाई। फॉर एग्जांपल जैसे मैं बात करूं CO2 की, तो यहां पर ये तो कार्बन का परमाणु है और 2 परमाणु अपने पास ऑक्सीजन के हैं। कार्बन का होता है 12 AMU और ऑक्सीजन कितना होगा, 1 का 16, 2 का 32 AMU। दोनों को जोड़ दो, 2 2 4 3 1 4, 44 AMU लिख दिया आपने, 44 AMU। अब आप जानते हो AMU किसके बराबर है भाई, आप क्या समझोगे भाई, आपको पता है ये 44 AMU किसका भार है, CO2 का अणु भार है। अगर मुझे 1 मोल CO2 का चाहिए तो मल्टीप्लाई किससे कर दूंगा मैं, Na से, और आप जानते हो Na और AMU मिलकर क्या बनाते हैं, ग्राम। तो बताओ भार क्या आएगा, 44 ग्राम आएगा, नहीं आएगा। क्लियर है। तो मैंने आपसे कहा था अणुभार क्या है, किसी भी अणु में उपस्थित कुल परमाणु का भार कहलाता है उसका अणुभार। फिर ग्राम मोलिकुलर मास क्या होगा, किसी भी, मैं कहूंगा Na अणुओं का भार, यानी मैं कहूंगा 1 मोल अणु का भार क्या कहलाएगा, ग्राम अणुभार। अगर मैं परिभाषा लिखना चाहूं तो देखो ध्यान से, यहां तो लिख देता हूं मैं मोलिकुलर मास, उससे आपको पूरा क्लियर हो जाएगा, और यहां लिख देते हैं अपन ग्राम मोलिकुलर मास, उससे आपको पूरी बात क्लियर हो जाएगी भाई। इसका मतलब क्या होता है, इसको तो बोलते हैं हिंदी में हम अणुभार, और इसको हिंदी में बोलते हैं हम ग्राम अणुभार। इसकी परिभाषा क्या होगी, किसी भी अणु में उपस्थित, मैं कहूंगा अणु में उपस्थित कुल परमाणु का भार, अणु में उपस्थित कुल परमाणु का भार क्या कहलाएगा, उसका अणुभार। इसका क्या होगा, 1 मोल अणु का भार, या आप कह सकते हो Na अणु का भार, या आप कह सकते हो 6.022 इंटू 10⁻23 अणु का भार। बताओ कह सकता हूं नहीं कह सकता, क्योंकि ग्राम मोलिकुलर मास क्या होगा, 1 मोल अणु का भार, और आप जानते हो 1 मोल में कितने होते हैं, Na, और Na मतलब क्या होता है 6.022 इंटू 10⁻23 अणु, यानी इनका जो भार है वो भार क्या कहलाएगा भाई, ग्राम अणुभार। क्या कहलाएगा भाई, ग्राम अणुभार। और अणु में उपस्थित जितने भी परमाणु हैं उनका भार क्या कहलाएगा भाई, अणुभार। मैं कहूंगा अणु जो मतलब अणुभार जो है वो 1 अणु का भार है,
अणुभार जो है वो एक अणु का भार है, जबकि जो ग्राम अणुभार है वो 1 मोल अणु का भार है। बात समझ में आ रही है? अणुभार जो है वो कहूंगा एक अणु का भार है। किसका भार है? एक अणु का भार। जबकि आपके पास जो ग्राम अणुभार है वो है 1 मोल अणु का भार। किसका भार है? 1 मोल अणु का भार। यानी आपके पास जो अणुभार है वो एक अणु का भार है, और अगर ग्राम मोलिकुलर मास लिख रहा है समझ जाना किसकी बात कर रहा है? 1 मोल अणुभार की। यानी 1 मोल में जितने अणु है उनका भार जो होगा वो होगा ग्राम अणुभार, और एक अणु का जो भार होगा वो होगा उसका अणुभार। फॉर एग्जाम्पल मैंने बताया आपको, दूसरा ले लो, कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन कितना होता है? 12, ऑक्सीजन होता है 16 AMU। दोनों को जोड़ दो, 6 2 8, 1 28 AMU। ये 28 AMU जो है वो CO के एक अणु का भार है। यानी कार्बन मोनोऑक्साइड के एक अणु का भार है 28 AMU, एटॉमिक मास यूनिट। अब मान लो मुझे CO के 1 मोल अणु का भार चाहिए। भाई एक का इतना है तो 1 मोल का कितना होगा? इससे मल्टीप्लाई कर दोगे। जैसे मान लो एक व्यक्ति का वजन 5 किलो है, 10 का कितना होगा? 10 से मल्टीप्लाई कर दोगे। ऐसा ही होगा। अगर मान लो एक अणु का भार 28 AMU है तो बताओ 1 मोल का कितना होगा? बताओ 1 मोल से मल्टीप्लाई करोगे? नहीं करोगे। तो अगर मुझे 1 मोल का चाहिए, मुझे 1 मोल CO का भार चाहिए, तो मैं क्या लिखूंगा भाई? एक का होता है 28 AMU, तो 1 मोल में किससे मल्टीप्लाई कर दोगे? Na से। और आप जानते हो Na इंटू AMU किसके बराबर होता है? 1 ग्राम के। तो इसकी जगह क्या लिखता हूं मैं? ग्राम। तो मैं लिख दूंगा 28 ग्राम। क्या लिख दूंगा? 28 ग्राम। मतलब 28 ग्राम जो है वो किसका भार है? 1 मोल CO अणु का। किसका भार है? 1 मोल CO अणु का। ध्यान से देख लीजिए आप, पूरी बात आपके लिए समझ में आ जाएगी कि मैं कहना क्या चाहता हूं। मैं ये कहना चाहता हूं कि जो आपके पास अणु भार है वो एक अणु का भार है, जबकि जो आपके पास ग्राम अणु भार है वो 1 मोल अणु का भार है। करना कुछ नहीं है, AMU उठा के क्या लगा दोगे? सीधा सीधा ग्राम। और ये मैंने कोई तुक्के से नहीं लगाया, बिल्कुल कॉन्सेप्ट समझाया आपको कि Na इंटू AMU किसके बराबर होता है भाई? 1 ग्राम के। और ये बात मैंने आपको पिछले वाले लेक्चरों में बताई थी भाई, जब मैंने आपको पढ़ाया था एटॉमिक मास और एटॉमिक वेट। बात क्लियर है? तो ये तो था अपने पास 1 अणु का भार, और ये अपने पास था 1 मोल अणु का भार। तो आपसे कोई पूछ ले मतलब अणुभार में और ग्राम अणुभार में क्या संबंध है, तो आप कहोगे अणुभार क्या है? 1 अणु का भार। और ग्राम अणु क्या है? ग्राम अणुभार क्या है? 1 मोल अणु का भार, या Na अणु का भार, या 6.022 इंटू 10⁻23 अणु का भार। चयन कुछ नहीं होगा, AMU किसमें चयन कर दोगे आप? ग्राम में। बात क्लियर है? जैसे मान लो मैं आपके सामने ये लिख रहा हूं, टर्मिनोलॉजी को थोड़ा ध्यान देखना आप। मैं यहां पर जो शब्दावलियों का उपयोग कर रहा हूं उन पर थोड़ा सा आप ध्यान देना, आपको पूरी बात क्लियर समझ में आ जाएगी। जैसे मैंने आपसे कहा, इसको बोलते हैं अपन मैथेन, मीथेन बोलते हैं, मीथेन गैस होती है, जानते हो इसके बारे में आप? इसका जो भार है मैंने लिख दिया 12 4 16 AMU है, या मैं लिख दिया 16 ग्राम है। तो आप क्या कहोगे? मैंने कहा 16 ग्राम मीथेन, इसका मतलब क्या हुआ? अगर उसने ग्राम लिख दिया है तो मतलब समझ गए आप इसमें कितनी मीथेन है? इसमें मीथेन है 1 मोल CH4। कितनी मीथेन है इसमें? 1 मोल, क्योंकि उसने आगे क्या लगा दिया? ग्राम। तो मतलब 16 ग्राम का मतलब क्या हुआ? 16 ग्राम मीथेन का मतलब क्या हुआ कि उसमें कितनी मीथेन है? 1 मोल मीथेन। मतलब इसमें कितनी मीथेन है? NaCH4। मतलब इसमें कितना है? 6.022 इंटू 10⁻23 CH4 के अणु है इसमें। पता है कि नहीं? बताओ ग्राम अणुभार होगा कि नहीं होगा? और अगर मान लो 16 AMU लिखा है, इसका मतलब 1 CH4, CH4 का क्या है? ये अणुभार है, 1 CH4 का। जबकि अगर 16 ग्राम लिखा हुआ है तो 1 मोल CH4 का क्या है? ये अणुभार। बात क्लियर है? तो इन दोनों में अंतर पता लग गया आपको कि अगर 16 ग्राम मीथेन लिख रहा है मतलब वो 1 मोल मीथेन की बात कर रहा है। अरे मैंने आपको बताया था ना भाई, अगर वो लिख रहा है ग्राम मोलिक्यूल, अगर वो लिख रहा है ग्राम मोलिक्यूल, समझ जाना वो कह रहा है 1 मोल मोलिक्यूल। और लिख रहा है ग्राम ऑफ मोलिक्यूल, ग्राम ऑफ मोलिक्यूल, तो समझ जाना वो कह रहा है क्वांटिटी, वो दिखा रहा है मात्रा को भाई। फिर वो मोल नहीं हो सकता। मोल कब होगा? जो बोले वो ग्राम मोलिक्यूल के बारे में। तो लिख दिया ना भाई 16 ग्राम CH4, तो CH4 एक मोलिक्यूल ही तो है, CH4 एक अणु ही तो है। तो 16 ग्राम मीथेन का मतलब क्या हुआ? 1 मोल मीथेन। 1 मोल का मतलब क्या हुआ? Na मीथेन। इसका मतलब क्या हुआ? 6.022 इंटू 10⁻23 CH4 के अणु। और इनका जो भार होगा वो क्या कहलाएगा भाई? ग्राम अणु भार। तो 16 AMU से क्या समझते हो आप? कि CH4 के एक अणु का भार है। और 16 ग्राम से आप क्या समझते हो? कि CH4 के 1 मोल अणु का क्या है? भार। बात क्लियर है? यहां तक की बात शायद आपको समझ में आ गई होगी कि एटॉमिक मास या ग्राम एटॉमिक मास और मोलिकुलर मास या ग्राम मोलिकुलर मास में क्या डिफरेंस होता है। अभी तक मैं आपको बिल्कुल बेसिक चीजें समझा रहा हूं,
जो हम मोल कंसेप्ट में उपयोग में लेने वाले हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं मोल कोई डरने वाली चीज है ही नहीं। मोल में अगर आपने एंट्री कर ली तो उससे आपको बाहर जब ही निकलना है जब आप उसको पूरी तरह समझ जाओगे, वरना आगे जाके आपको काफी प्रॉब्लम हो सकती है भाई। क्योंकि हम थर्मोडायनेमिक्स यानी जब हम ऊष्मागतिकी पढ़ेंगे, जब पदार्थ की अवस्थाएं पढ़ेंगे, तब वहां पर मोल कॉन्सेप्ट का अपने आप में काफी यूज है। इसलिए मैं इस टॉपिक को बिल्कुल धीरे धीरे, बिल्कुल कॉन्सेप्ट से और बिल्कुल तरीके से समझा रहा हूं ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए। और फिर भी अगर दिक्कत आती है तो आप भाई मुझसे पर्सनली पूछ सकते हो, ये काम आपका होगा, मेरा नहीं होगा। इसलिए मैंने आपसे कहा है अपना जो पढ़ाने का प्रोसेस है वो 2 वे होना चाहिए, एक तो मेरी तरफ से और एक आपकी तरफ से भी कुछ होना चाहिए भाई। इसकी मैं एक्सरसाइज दूंगा, जब पता लगाऊंगा देख कौन कौन विद्यार्थी तो उस एक्सरसाइज का सॉल्यूशन करते हैं और कौन कौन विद्यार्थी उस एक्सरसाइज का सॉल्यूशन नहीं करते हैं भाई। बात क्लियर है? चलो भाई, यहां तक की बात आप समझ में आ गई। एटॉमिक मास क्या है, एटॉमिक वेट क्या है, मोलिकुलर मास क्या है, एवरेज मोलिकुलर मास क्या है, एटॉमिक मास क्या है, ग्राम एटॉमिक मास क्या है, मोलिकुलर मास क्या है, ग्राम मोलिकुलर मास क्या है, मोल क्या है, जो भी था एवरीथिंग मैंने आपको कवर कर दिया। अब मैं आपको समझाऊंगा ट्रिक वाला पार्ट कि सर अगर मान लो मोल का कोई क्वेश्चन आ जाता है, अगर सर कोई मोल अवधारणा का कोई प्रश्न हमसे पूछ लिया जाए तो हम उसका आंसर किस प्रकार देंगे। यही है विशेष बात तो कि सर अगर मान लो मोल अवधारणा का कोई क्वेश्चन आ जाता है, अगर सर मान लो कोई मोल अवधारणा का क्वेश्चन आ जाता है तो उसका आंसर हम किस प्रकार देंगे, हम किस प्रकार मोल कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन सोल्व करेंगे। तो उसके लिए बना रहा हूं मैं मोल साइकिल। क्या बना रहा हूं? उसकी मोल की साइकिल, इसे बोलते हैं मोल चक्र। क्या बोलते हैं इसे? मोल चक्र। मैं कहूंगा ट्रिक्स हैं, सुपर ट्रिक है, सुपर ट्रिक ऑफ मोल कॉन्सेप्ट। और ये बात रखनी है आपको KIM यानी कीप इन माइंड, अपने दिमाग में इस बात को रखना ही रखना है भाई, कीप इन माइंड। ये जो सुपर ट्रिक्स, ये जो मोल चक्र मैं आपको बताने जा रहा हूं, ये जो मैं आपको मोल चक्र बताने जा रहा हूं, इस मोल चक्र को आपको अपने दिमाग में रखना है। अगर आपको ये जो मोल चक्र अभी मैं बनाऊंगा अगर वो आपको आता है तो मोल कॉन्सेप्ट का कोई सा भी क्वेश्चन आप चुटकियों में सोल्व कर सकते हो भाई। ये ट्रिक वाला पार्ट है, इस ट्रिक वाले पार्ट से हम मोल कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन सोल्व करने की कोशिश करेंगे भाई। तो देखो ध्यान से, पहली बात बीचों बीच लिख रहा हूं मैं मोल को, ध्यान से देख लेना इसको, बीचों बीच लिख रहा हूं मैं मोल को, मोल ऑफ सब्सटेंस यानी पदार्थ के मोल। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? पदार्थ के मोल। इसको दिखाते हैं स्मॉल एन से। किसे दिखाते हैं? मोल को हमेशा किसे दिखाया जाता है? स्मॉल एन से। ध्यान रखना, मोल को दिखाएंगे स्मॉल एन से। और अगर मान लो अगर आपने कैपिटल एन लिख दिया, ये तो दिखाएगा मोल को और ये दिखाएगा अवयवी कणों को। मैं कहूंगा ये दिखाएगा पार्टिकल को, ये दिखाएगा पार्टिकल को कैपिटल एन। स्मॉल एन किसको दिखाएगा भाई? मोल को। तो थोड़ा ध्यान रखना इस चीज का, मोल को किसे दिखा रहा हूं मैं? स्मॉल एन से। अब सुनो ध्यान से, इधर बना दिए मैंने 4 डिब्बे, एक डिब्बा तो यहां बना देता हूं, 3 डिब्बे काफी हैं क्योंकि चौथा डिब्बा आपके यूज में नहीं आता। 3 डिब्बे काफी है, एक डिब्बा तो बना दिया मैंने यहां पर, बिल्कुल ऐसे होगा। रास्ते जाने के भी हैं और रास्ते आने के भी हैं भाई। दो एरो एक साथ क्रॉस नहीं करनी चाहिए। अगर ये जा रहा है तो ये आ रहा है, ये जा रहा है आ रहा है, इस प्रकार। एक डिब्बा बना दिया यहां पे, एक डिब्बा बना दिया यहां पर और एक डिब्बा बना दिया यहां पर। 3 डिब्बे बना दिए, बीच में लिख दिया मोल ऑफ सब्सटेंस यानी पदार्थ के मोल। अब देखो भाई, अगर मान लो आपको मोल दिए हुए हैं, यहां लिख देता हूं, पहले यहां लिख देंगे अवयवी कण। यहां क्या लिख देते हैं? अवयवी कण। इंग्लिश में बोलते हैं इसको पार्टिकल, पता है आपको इस चीज का तो। और पार्टिकल दिखाते हैं हम कैपिटल एन से। किसे दिखाते हैं भाई? कैपिटल एन से। दिख रहा होगा साफ साफ आपको, ये है अवयवी कण। अवयवी कण को इंग्लिश में बोलते हैं पार्टिकल और उसको दिखाएंगे हम कैपिटल एन से, बड़े एन से। जानते हो ना कैपिटल एन का मतलब क्या होता है? बड़ा एन। इधर लिखेंगे हम पदार्थ के मोल, पदार्थ का आयतन। मोल तो लिख दिया ना भाई, यहां पे हम लिखेंगे यहाँ पे पदार्थ का आयतन। और आयतन क्या होता है भाई? कैपिटल वी। जानते हो वॉल्यूम को दिखाते हैं हम आयतन से। इधर आ जाओ, इधर लिखेंगे हम अणुभार। अणुभार नहीं, यहाँ तो मोलर मास हो गया। लिखेंगे पदार्थ का भार, या लिखेंगे पदार्थ का भार, मास। और मास को दिखाएंगे अपन डब्ल्यू से। किसे दिखाएंगे? डब्ल्यू से। 3 चीज लिख दी। यहाँ पे लिखेंगे हम अवयवी कण, उसको दिखाएंगे कैपिटल एन से। यहाँ पे लिखेंगे पदार्थ का आयतन, उसको दिखाएंगे कैपिटल वी से। और यहाँ पे लिखेंगे पदार्थ का भार, उसको दिखाएंगे स्मॉल डब्ल्यू से। क्लियर है बात? अब देखो भाई, अगर मान लो आपको मोल दिए जाए,
सुना ध्यान से, ये जो एरो इधर जा रहा है इसका मतलब है अगर आपको मोल दिए जाए और अगर आपसे अवयवीकरण पूछे जाए तो आप क्या करोगे। और इधर से इधर जाने का मतलब क्या है, देखो ये एरो जा रहा है इधर, मतलब आपको अवयवीकरण दिए जाए और आपसे पूछ लिया जाए मोल, तो आप क्या करोगे। दो तरीके हैं, आपको अंदर भी जाना है और आपको बाहर भी आना है। क्या होगा, अगर मान लो आपको अवयवीकरण दिया जाए और मोल पूछा जाए तो आप इस एरो की मदद लोगे, और मान लो अगर आपको मोल दिए जाए और अवयवीकरण पूछे जाए तो आप इस एरो की मदद लोगे। ऐसा ही यहां पर होगा, ऐसा ही यहां पर होगा। तो पहले बात कर रहा हूं मैं इसकी, अगर मान लो आपको अगर आपको मोल दे दिए जाए और अवयवीकरण पूछे जाए, अगर आपको मोल दे दिए जाए और अवयवीकरण पूछे जाए तो कुछ नहीं करना, आपको यहां लिख रहा हूं मैं Na, और आप जानते हो Na क्या होती है, अवोगाद्रो संख्या, पता है ना आपको इस चीज का। यहां लिख देता हूं Na का मतलब कितना है 6.022 इंटू 10⁻23, पता आपको इस चीज का, तो बताया मैंने आपको बात में। अगर आपको मोल दे दिए जाए और अगर आपसे पार्टिकल पूछे जाए, अगर आपसे मोल दे दिए जाए और आपसे अगर अवयवीकरण पूछे जाए तो आपको Na से क्या कर देना है, उसको गुणा कर देना है। यानी क्या कर देना है, उसको गुणा, हिंदी में लिख देता हूं, क्या कर दोगे आप, उससे गुणा। यानी अगर आपको मोल दे दिए जाए और अवयवीकरण पूछे जाए तो कुछ नहीं करना, जितने मोल दिए गए हैं उसको आपको अवोगाद्रो संख्या से क्या कर देना है, गुणा। आपके पास क्या आ जाएंगे भाई, अवयवीकरण, आपके पास क्या आ जाएंगे भाई, अवयवीकरण। फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे कहूं किसी पदार्थ के मेरे पास 5 मोल है, कितने मोल है, 5 मोल, तो बताइए उसमें अवयवीकरण कितने होंगे। कुछ नहीं करेंगे, हमको मोल दिए हैं और हमसे क्या पूछे, अवयवीकरण, तो 5 को किससे मल्टीप्लाई कर दोगे आप, Na से, यानी 5Na। उसमें कितने अवयवीकरण होंगे, 5Na। बात क्लियर है, बात समझ रही है आपको। यदि आपको पदार्थ के मोल दे दिए जाएं और अगर आपसे अवयवीकरण पूछे जाए तो कुछ नहीं करना, आपको अवोगाद्रो संख्या से क्या कर देना है भाई, गुणा। लेकिन मामला उल्टा हो जाए, आपको अवयवीकरण दे दिए जाए और आपसे मोल पूछे जाए तो कुछ नहीं करना, अब की बार अवोगाद्रो संख्या का क्या दे दोगे भाई, भाग। क्या दे दोगे, भाग। यानी अगर आपको दे दिया जाए अवयवीकरण, फॉर एग्जांपल मैंने कहा कि किसी भी पदार्थ में 6.022 इंटू 10⁻24, सुना ध्यान से, किसी भी पदार्थ में 6.022 इंटू 10⁻24 पार्टिकल है, यानी अवयवीकरण है, तो बताओ उसमें कितने मोल होंगे, तो बताओ उसमें कितने मोल होंगे। कुछ नहीं करना, आपको Na का भाग दे देना है, और Na कितना होता है, इतना, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, ये ऊपर जाएगा तो क्या जाएगा, -23 हो जाएगा ना भाई, तो अपने पास आ जाएगा 10। अवयवीकरण कितने आ जाएंगे मेरे पास, 10। भाई 23 है, जब ऊपर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, और 24 में से घटाओगे तो 1 रह जाएगा ना, पता है ना कुछ चीज का, मैं जानता हूं इतनी चीज। कहने का मतलब ये है, अगर आपको मोल दे दिए जाए और आपसे अवयवीकरण पूछे जाए तो आप अवोगाद्रो संख्या से क्या कर दोगे, गुणा। लेकिन अगर आपको अवयवीकरण दे दिए जाए और मोल पूछे जाए तो अवोगाद्रो संख्या का क्या दे दोगे आप, भाग। बात क्लियर है, ये पहला ट्राइंगल खत्म हो गया। इधर आ जाओ, यहां पे लेंगे हम आयतन, और मैंने बताया था 1 मोल गैस का आयतन क्या होता है भाई, 22.4 लीटर। कितना बताया था, 22.4 लीटर। तो यहां लिख रहा हूं 22.4 लीटर, इसको इधर लिख देता हूं साइड में, यहां लिख रहा हूं 22.4 लीटर, क्योंकि 1 मोल गैस का आयतन कितना होता है। अब सुनो ध्यान से, अगर आपको मोल दे दिए जाए और पदार्थ का आयतन पूछे, अगर आपको मोल दे दी जाए और पदार्थ का आयतन पूछे तो आपको 22.4 से कर देना है गुणा। ये क्रॉस का मतलब यहां गलत नहीं है, क्रॉस का मतलब क्या है, यहां पे गुणा। डायरेक्ट लिख रहा हूं, अगर आपको मोल दे दी जाए और आपसे पदार्थ का आयतन पूछा जाए तो आपको 22.4 से क्या कर देना है, गुणा। लेकिन अगर आपको आयतन दे दिया जाए और आपसे मोल पूछे जाए तो 22.4 लीटर का क्या दे दोगे, उसके अंदर भाग। एरो का ध्यान रखना, ये एरो नीचे जा रहा है, मतलब आपको मोल दिए जाएंगे और आयतन पूछा जाएगा, तो 22.4 लीटर से क्या कर दोगे, गुणा। अगर आपको आयतन दिया जाए और मोल पूछा जाए तो 22.4 लीटर का क्या दे दोगे, भाग। दिख रहा है ना एरो साफ साफ। अगर इधर से इधर जा रहे हो तो 22.4 लीटर का भाग दे दोगे, ऊपर से नीचे आ रहे हो तो 22.4 लीटर से क्या कर दोगे भाई, गुणा। इधर आ दो भाई, ये अपने पास है पदार्थ का भार जो दिया जाएगा आपको, और यहां पे ले रहा हूं मैं मोलर मास, जिसे आप बोलते हो मोलिकुलर मास। जानते हो ना CO2 का अपने पास कितना होता है, 44 AMU, जानते हो ना इस चीज का, उसे बोलते हैं अपन मोलर मास। पता है आपको, इसी बता दिया मैंने आपको। अब सुनो ध्यान से, इसको दिखाएंगे अपन मोलर मास, दिखाएंगे M नोट, दिखाएंगे M नोट, किसे दिखाएंगे, कैपिटल M नोट से। अब सुनो ध्यान से, अगर आपको पदार्थ, ये एरो इधर जा रहा है, अगर आपको मोल दे दिए जाए, अगर आपको मोल दे दिए जाए और आपसे भार पूछा जाए तो आप M नोट से कर दोगे उसे गुणा, यानी जो भार आपको मोलर मास दिया गया है उससे आप कर दोगे गुणा। लेकिन अगर आपको भार दिया जाए और आपसे मोल पूछे जाए, अगर आपको भार दिया जाए और आपसे मोल पूछा जाए तो मोलर मास का क्या दे दोगे, उसके अंदर भाग। क्या दे दोगे भाई, भाग। ये अपने पास जो है इसको बोलते हैं मोल चक्र, इसको क्या बोलते हैं, मोल चक्र। ध्यान से देखना, वापस बता रहा हूं,
अगर आपको मोल दे दिए जाए और अवयवीकरण पूछे जाए तो अवगाद्य संख्या से क्या कर दोगे, गुणा। लेकिन अगर आपको अवयवीकरण दिए जाए और मोल पूछे जाए तो अवगाद्य संख्या का क्या दे दोगे भाई, भाग। इसी प्रकार अगर मान लो आपको आयतन दे दिया जाए और मोल पूछा जाए तो 22.4 लीटर का भाग दे दोगे, क्योंकि हम जानते हैं 1 मोल गैस का आयतन कितना होता है, 22.4। लेकिन अगर आपको मोल दे दिए जाए और आयतन पूछा जाए तो 22.4 का क्या कर दोगे भाई, गुणा। इसी प्रकार अगर मान लो आपको पदार्थ का भार दिया जाए और मोल पूछा जाए तो मोलर मास का भाग दे देना, और अगर मान लो मोल दिए जाए और भार पूछा जाए तो मोलर मास से क्या कर देना भाई, उसे गुणा। इसको बोलते हैं मोल चक्र। इसका मतलब क्या हुआ, इस चक्र से मैं एक चीज निकाल सकता हूं, अगर मुझे ओनली फॉर ओनली मोल चाहिए, मोल को दिखाते हैं हम स्मॉल एन से, अगर मुझे ओनली फॉर ओनली मोल चाहिए तो बताओ मोल बराबर किसके होगा, देखना इधर से। अगर मुझे मोल चाहिए पार्टिकल से तो मैंने कहा अगर आपको पार्टिकल दिए जाए और आपसे मोल पूछा जाए तो एन में किसका भाग दे दोगे भाई, एन ए का। मतलब एन में किसका भाग दे दोगे आप, एन ए का। यही तो होगा। अगर आपको अवयवीकरण दिए जाए और अगर आपसे मोल पूछे जाए तो मोल ही तो निकाल रहा हूं मैं, मोल बराबर स्मॉल एन है। अगर आपको अवयवीकरण दे दिए जाए, अगर आपसे मोल पूछा जाए तो एन ए का क्या दे दोगे भाई, भाग। एक साथ लिख रहा हूं ध्यान से। अगर आपको आयतन दे दिया जाए और मोल पूछा जाए, यानी इस एरो की बात कर रहा हूं, जो एरो किधर जा रहा है भाई, मैं उस एरो की बात कर रहा हूं जो एरो किधर आ रहा है, मोल की तरफ। अगर आपको अवयवीकरण दे दिया जाए और मोल पूछे जाए तो आप अवगाद्य संख्या क्या दे दोगे भाई, भाग। दे दिया भाग। अगर आपको आयतन दिया जाए और मोल पूछा जाए तो 22.4 लीटर का क्या दोगे, भाग। तो मैं लिख दूंगा वी लीटर, जो आयतन दिया जाएगा लीटर में, भाग किसका दे दोगे भाई, 22.4 का। ये तो करोगे। अगर मान लो अगर आपको आयतन दिया गया, अगर आपको मोल निकालना है तो 22.4 का क्या दे दोगे भाई, भाग। लिख दिया एक साथ। अगर मान लो आपको भार दे दिया जाए और मोल निकालना है तो डब्ल्यू में किसका भाग दे दोगे, मोलर मास का, यानी डब्ल्यू डिवाइड बाई मोलर मास। तो ये रिलेशन निकल के आ गया यहां से, और ये रिलेशन आपको रखना है, कीप इन माइंड, दिमाग में इस रिलेशन को रखना है कि अगर आपको अवयवीकरण दे दिए जाए और मोल पूछे जाए तो भाग दे दोगे, आयतन दे दिया जाए और मोल पूछा जाए तो भाग दे दोगे, और अगर वेट दे दिया जाए, मोल पूछा जाए तो मोलर मास का भाग दे दोगे। और इससे आप अपोजिट निकाल सकते हो। जैसे मान लो मैं आपसे कहे कि बताओ अवयवीकरण कितने होंगे, एन पूछ ले आपसे, मल्टीप्लाई होगा कि नहीं होगा। वी लीटर पूछ ले, बताओ मल्टीप्लाई होगा कि नहीं होगा। डब्ल्यू पूछ ले, बताओ मल्टीप्लाई होगा कि नहीं होगा। और ये तीनों भी आपस में क्या होंगे, बिल्कुल बराबर। इस संबंध को उपयोग लेके आप किसी भी मोल कॉन्सेप्ट का बेसिक वाला क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट कर सकते हो। अभी मैं क्या कह रहा हूं, ओनली बेसिक वाला, एडवांस की बात नहीं की। अभी मैं कह रहा हूं ओनली बेसिक लेवल के जो क्वेश्चन है उनको आप इस मोल चक्र से सोल्व कर सकते हो। बात क्लियर हो गई होगी मेरे ख्याल से। और मोल को दिखाते हैं स्मॉल एन से। तो ये चक्र आपके दिमाग में होना चाहिए भाई। अगर ये चक्र भी ना, अगर आपको ये फॉर्मूला भी याद है तो बात बन जाएगी भाई। क्लियर है। इसके ऊपर के जो क्वेश्चन है वो मैं कल या परसों में एक्सरसाइज बना के आपको दे दूंगा। वो क्वेश्चन बस इसके ऊपर ही बेस होंगे। आपको वैल्यू पुट करनी है और आंसर लेके आना है। बात क्लियर है, कोई डाउट? एक बात और, चलो वो बात अपन अगले लेक्चर में करेंगे, लेकिन यहाँ तक की बात तो आपको शायद समझ में आ गई होगी कि मैं मोल के बारे में आपको क्या समझाना चाहता हूँ। तो मोल कुछ नहीं, इस ट्राइंगल को याद कर लोगे तो मोल तो अपने आप ही हो जाएगा। बात क्लियर? आज के लिए इतना ही, बात करेंगे अगले वाले लेक्चर में। जब तक के लिए धन्यवाद भाई।